जय हिंद दोस्तों, मैं जय सिंह प्रजापति इंडिया मिशन 2020 पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं वोल्ट मीटर। तो चलिए दोस्तों बिना देर किए हम क्लास स्टार्ट करते हैं, वोल्ट मीटर समझते हैं, ठीक है ना। दोस्तों बड़े ध्यान लगा के इस वीडियो को समझना, आपको बहुत ही अच्छी तरीके से वोल्ट मीटर समझ में आएगा। इसके बाद आपको कभी भी कहीं पे भी अगर कोई भी पूछता है तो आप आसानी से बता सकते हो। वोल्ट मीटर की प्रयोग विधि, सब कुछ सिद्धांत वगैरह सब आसानी से बता सकते हो, ठीक है ना। आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो दोस्तों वोल्ट मीटर को समझने से पहले हम कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट समझ लेते हैं उसके बारे में कि उसके अंदर जो किस किस चीज से मिलकर बना होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों कुचालक द्रव की। कुचालक द्रव को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंसुलेटर लिक्विड, ठीक है ना। एक ऐसा द्रव जिसमें से विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, ठीक है ना। कुचालक द्रव किसे कहते हैं? एक ऐसा द्रव जिसमें से विद्युत धारा मतलब करंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल भी फ्लो नहीं होती है। हम क्या बोलते हैं उसे? कुचालक द्रव। जैसे सपोज करो ये लकड़ी है, इसमें से विद्युत धारा बिल्कुल भी प्रवाहित नहीं होगी, तो ये क्या होगा? कुचालक। बट ये द्रव नहीं होगा, ठीक है ना। द्रव का मतलब होता है जैसे जल है, ठीक है, उसमें एक कुचालक द्रव एक ऐसा द्रव जिसमें से विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। अब दोस्तों जान लेते हैं हम ऐसे कौन कौन से द्रव होते हैं जिनमें से विद्युत धारा का प्रवाह बिल्कुल भी नहीं होता। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, आप एग्जाम्पल के तौर पर उन्हें लिख सकते हैं। एक होता है वनस्पति तेल, ठीक है ना, वनस्पति तेल। दूसरा होता है आशुद्ध जल। शुद्ध जल भी क्या होता है? विद्युत धारा को प्रवाह नहीं होने देता है, ठीक है ना। विद्युत धारा को उसमें से बिल्कुल भी प्रवाह नहीं होता है शुद्ध जल में से, ठीक है ना। उसे हम क्या बोलते हैं? अशुद्ध जल, ठीक है। इतना समझ में आ गया? आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। कुचालक द्रव, एक कुचालक द्रव हम ऐसे द्रव को कहते हैं जिसमें से विद्युत धारा का प्रवाह बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है ना। अब दोस्तों समझ लेते हैं हम सुचालक द्रव। सुचालक द्रव क्या होते हैं? मतलब कि कंडक्टर लिक्विड। एक ऐसे लिक्विड या फिर ऐसा द्रव जिसमें से विद्युत धारा का प्रवाह होने पर उसमें रासायनिक परिवर्तन नहीं होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? सुचालक द्रव, सॉरी सुचालक द्रव बोलते हैं, ठीक है ना। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये सुचालक द्रव क्या होते हैं? ऐसे द्रव जिनमें से विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है परंतु उनमें कोई रासायनिक क्रिया नहीं होती है, ठीक है ना। उन्हें हम क्या बोलते हैं? सुचालक द्रव। सुचालक द्रव, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं। सुचालक द्रव उन द्रव को कहते हैं जिनमें से विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है परंतु उनमें कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है, ठीक है ना। इतना याद रखना दोस्तों। कुचालक द्रव क्या होगा? एक ऐसे द्रव जिनमें से विद्युत धारा का प्रवाह बिल्कुल भी नहीं होता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? कुचालक द्रव। और कुचालक द्रव कौन कौन से होते हैं? वनस्पति तेल, अशुद्ध जल। सुचालक द्रव एक ऐसे द्रव जिनमें से विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है परंतु उनमें कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? सुचालक द्रव। अब दोस्तों हम समझते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट को, विद्युत अपघट्ट। विद्युत अपघट्ट को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों वोल्ट मीटर के लिए, ठीक है ना। ये वोल्ट मीटर में यही यूज किया जाता है, इसका ही प्रयोग वोल्ट मीटर में किया जाता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इसे समझते हैं हम। मैं पहले यही ऊपर का सुचालक द्रव कौन कौन से द्रव होते हैं जिन्हें हम सुचालक द्रव कहते हैं। दोस्तों सबसे पहले आता है पारा। पारा एक ऐसा द्रव है जो सामान्य ताप पर ठोस रहता है, लेकिन जब ताप बढ़ाने पर जब ये द्रव बन जाता है तो इसमें से विद्युत धारा का हम आसानी से प्रवाहित तो कर सकते हैं परंतु उसमें क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया कोई भी नहीं होती है। और क्या होती है? जो पिघली हुई धातु होती है ना, पारा और पिघली हुई धातुएं क्या है? सुचालक द्रव है। इनमें से विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित तो होती है परंतु इनमें कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है। दोस्तों अब इसे हम यहाँ पे खत्म करते हैं। सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं दोस्तों हम, क्या है? विद्युत अपघट्ट। दोस्तों वोल्ट मीटर में यही यूज होता है, इसका ही प्रयोग किया जाता है वोल्ट मीटर में, विद्युत अपघट्ट का। विद्युत अपघट्ट को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? अंग्रेजी में कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। समझ में आ गया, ठीक है ना। ये क्या होता है इसे हम अच्छे तरीके से समझते हैं। करने पर जिन द्रवों में से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उनमें रासायनिक क्रिया होती है तथा वो अपने आयनों में विभाजित मतलब आयंस में टूट जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? विद्युत अपघट्ट। ऐसी ही विद्युत अपघट्ट का हम
वोल्टमीटर में प्रयोग करते हैं। समझ में आ गया? तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है, मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है दोस्तों, विद्युत अपघट्ट इलेक्ट्रोलाइट जिन द्रवों में से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उनमें रासायनिक परिवर्तन होते हैं तथा आयनों में अपघटित हो जाते हैं, उन्हें हम विद्युत अपघट्ट कहते हैं। ठीक, विद्युत अपघट्ट अच्छे से समझना। एक ऐसे द्रव होते हैं, विद्युत अपघट्ट क्या होते हैं, एक ऐसे द्रव होते हैं जिनमें से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं ना, तो वो अपने आयंस में विभक्त हो जाते हैं, आयंस में टूट जाते हैं, अपघटित हो जाते हैं। ठीक है ना, जैसे CuSO4 में आपको बताऊंगा, जैसे कॉपर अलग हो जाएगा, सल्फेट अलग हो जाएगा। ठीक है ना, तो उनको हम क्या कहते हैं, विद्युत अपघट्ट कहते हैं। और जिन द्रवों में से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जो विद्युत अपघटन होता है, इनमें से जो विद्युत अपघट्ट का जो आयंस में वियोजन होता है, विभक्त होते हैं ना, उस क्रिया को हम क्या कहते हैं, विद्युत अपघट्ट। दोस्तों, वोल्टमीटर में सबसे पहले यही प्रयोग किया जाता है, कॉपर सल्फेट या फिर क्षारीय जल अम्ल, इनमें से ही इसका विलयन बना के हम इसी वोल्टमीटर में प्रयोग करते हैं। इतना समझ में आ गया दोस्तों? अब मैं इसे रफ कर रहा हूँ और एक बार तीनों चीजों को समझ लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, जितना हमने पढ़ा है उसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं वोल्टमीटर को समझने से पहले। दोस्तों, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, कुचालक द्रव जिसे हम इंसुलेटर लिक्विड कहते हैं। कुचालक द्रव वह द्रव होते हैं जिनमें से विद्युत धारा का प्रवाह बिल्कुल भी नहीं होता है। क्लियर है? विद्युत धारा का प्रवाह बिल्कुल भी नहीं होता है। जैसे वनस्पति तेल में से विद्युत धारा का प्रवाह बिल्कुल भी नहीं होता है। और उसके बाद आता है जो शुद्ध जल होता है, शुद्ध जल में से विद्युत धारा का प्रवाह बिल्कुल भी नहीं होता है। तो ऐसे द्रवों को हम क्या कहते हैं, कुचालक द्रव, मतलब इंसुलेटर लिक्विड। ठीक है ना। अब इसके बाद आता है कंडक्टर लिक्विड, मतलब कि चालक द्रव। चालक द्रव वह द्रव होता है जिसमें से विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से कर सकते हैं, परंतु उनमें से रासायनिक परिवर्तन बिल्कुल भी नहीं होता। दोस्तों, उसके बाद हमने पढ़ा था विद्युत अपघट्ट, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। विद्युत अपघट्ट वोल्टमीटर में भरा जाता है, इसलिए हम इसे बार बार रिपीट कर रहा हूँ मैं। ठीक है ना। तो दोस्तों, विद्युत अपघट्ट हम उसे कहते हैं जिसमें से विद्युत धारा का प्रवाह करने पर उसमें से आयन अलग हो जाते हैं, उसके आयंस जो टूट जाते हैं वो आयन में वियोजित हो जाता है, अपघटित हो जाता है। ठीक है ना, उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत अपघट्ट। ठीक है ना दोस्तों, अब चलिए हम समझते हैं वोल्टमीटर को। सबसे पहले मैं वोल्टमीटर का यहाँ पे एक डायग्राम बनाता हूँ। चलिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे वोल्टमीटर का डायग्राम बना दिया है। दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं इस डायग्राम के जरिए इसकी कार्यविधि, वर्किंग प्रोसेस। ठीक है ना दोस्तों, सिद्धांत वगैरह सब कुछ हम इसी से समझेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक ये कांच का पात्र ले लेते हैं। ठीक है ना। दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक कांच का पात्र ले लेते हैं जिसमें उपयुक्त विद्युत अपघट्ट भर देते हैं। ये क्या भरा हुआ है हमने, विद्युत अपघट्ट, जो लास्ट में समझा था हमने। ठीक है ना, ये वही विद्युत अपघट्ट है जिसमें से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह अपने आयंस में टूट जाता है। ठीक है ना, अपघटित हो जाता है। तो ये हमने क्या किया, एक कांच का पात्र लिया, उसमें हमने क्या डाल दिया, ऊपर से विद्युत अपघट्ट डाल दिया, थोड़ा सा भर लिया। ठीक है ना, आधा भर लिया। अब उसमें से हम क्या करते हैं, धातु की दो प्लेटें डाल देते हैं। धातु की ऐसे करके दो अलग अलग प्लेट डाल देते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड। ये आपको दिख रही होंगी दोस्तों, ये डली है, दो प्लेट डली है, ये धातु की है। ठीक है ना, एक को हम क्या कहते हैं, एक को एनोड कहते हैं, सॉरी, एक को कैथोड कहते हैं। दोस्तों, अब एनोड किसे कहते हैं और कैथोड किसे कहते हैं, ये हम कैसे पता करेंगे दोस्तों, जिस प्लेट पे विद्युत धारा अंदर की ओर जा रही हो। ठीक है ना दोस्तों, जिस प्लेट के जरिए विद्युत धारा विद्युत अपघट्ट के अंदर जा रही है उसे हम क्या कहेंगे, एनोड कहेंगे, और ये पॉजिटिव रहेगा। ठीक है ना दोस्तों, जिस धातु की प्लेट से विद्युत धारा विद्युत अपघट्ट से बाहर की ओर निकल रही है, ये पात्र है ना, कांच का जो पात्र है, इससे विद्युत धारा बाहर निकल रही है, उसे हम क्या कहेंगे, कैथोड। ठीक है ना, एनोड और कैथोड आप आसानी से समझ चुके होंगे। ये क्या रहती है, दो धातु की प्लेट रहती है। ठीक है ना। अब जो पॉजिटिव वाली है, धनायन है, इस पे इसकी ओर कौन से ऋणायन भागेंगे। ठीक है ना, जब भी हम इसमें बैटरी जोड़ेंगे तब यहाँ पे क्या क्या लगा हुआ है, यहाँ पे एक बैटरी लगी हुई है। अब जैसे ही हम यहाँ पे बैटरी कनेक्ट कर देते हैं तो विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है इस तरीके से। ठीक है ना, जैसे ही इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो इसमें जो द्रव भरा हुआ है, किसी भी विद्युत अपघट्ट का द्रव भरा हुआ है, उस वो आयंस में टूट चुका है। ठीक है ना, एक धनायन में एक ऋणायन में। जैसे ही ये एनोड की तरफ क्या भागेंगे, ऋणायन। जैसे ही हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे वैसे ही क्या करेंगे, ये ऋणायन एनोड की ओर भागने लगेंगे और यहाँ पे एकत्रित हो जाएंगे। ठीक है ना, यहाँ पे एकत्रित हो जाएंगे, और जो धनायन है वो कैथोड की ओर, जो पॉजिटिव है ये नेगेटिव की ओर भागेंगे और यहाँ पे एकत्रित होने लगेंगे। ठीक है ना दोस्तों, अब इसकी समझ में आ गई, पूरी संरचना वगैरह समझ में आ गई। मैं आपको एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। हम कांच का एक पात्र लेते हैं, उसमें एक विद्युत अपघट्ट, उपयुक्त विद्युत अपघट्ट भर लेते हैं,
जो हमें भरना है, ठीक है ना दोस्तों। विद्युत अपघट्ट भरने के बाद उसमें हम क्या करते हैं, दो धातु की दो प्लेटें डाल देते हैं, दो धातु की अलग अलग प्लेट डाल देते हैं, जिन्हें हम एक वायर के जरिए बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है ना। तो एक को हम कैथोड कहते हैं, एक को एनोड कहते हैं, ठीक है ना। इतना समझ में आ गया आपको, क्लियर है यहाँ। ये पात्र और इलेक्ट्रोड और बैटरी और ये विद्युत अपघट्ट, ये पूरे प्रबंध को हम क्या कहते हैं, वोल्ट मीटर, ठीक है ना दोस्तों। अब हम इसका सिद्धांत समझते हैं। अब इसका हम सिद्धांत और कार्यविधि समझ लेते हैं दोस्तों। सर्वप्रथम स्वीडन के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था आर्नियस, ठीक है ना। मैं लिख के बता देता हूँ आपको, आर्नियस, काफी खतरनाक नाम है, ठीक है ना। ये वैज्ञानिक का नाम था। ये 1887 में उन्होंने एक आयनिक वियोजन को समझने के लिए एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसे हम आयनिक वियोजन सिद्धांत कहते हैं, ठीक है ना। विद्युत अपघटन को समझने के लिए आयनिक वियोजन सिद्धांत दिया, ठीक है ना। आयनिक वियोजन क्या, ठीक है ना, किसी भी विद्युत अपघट्ट का आयंस में टूट जाना, वही उन्होंने एक नियम दिया, ठीक है ना। समझते हैं हम उस नियम, उन्होंने जो नियम दिया आयनिक वियोजन सिद्धांत, ठीक है ना, उसके अनुसार किसी विद्युत अपघट्ट को हम, ये किसी विद्युत अपघट्ट को हम किसी द्रव में घोलते हैं ना, किसी भी द्रव में हम घोलते हैं, ऐसे इसमें हम CuSO4 ले लेते हैं, ठीक है ना, कॉपर सल्फेट CuSO4, इसे हम जल में घोलेंगे, ठीक है ना। जैसे ही हम जल में घोलेंगे ना, तो ये कॉपर में और SO4 में अलग अलग हो जाएगा, ठीक है ना। ये कॉपर अलग हो जाएगा और सल्फेट अलग हो जाएगा। तो ये यही उन्होंने कहा कि किसी भी विद्युत अपघट्ट को किसी भी द्रव में घोलने पर यह अपने आयंस में टूट जाएगा, और जिस आयंस पे इधर में सिद्धांत के अनुसार जब किसी विद्युत अपघट्ट को द्रव में घोला जाता है तो इसका प्रत्येक अणु दो भागों में टूट जाता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, आयंस कहते हैं। समझ में आया। ये विद्युत अपघट्ट है, इसे हम किसी भी द्रव में घोलेंगे ना, तो इसका प्रत्येक अणु दो भाग में वियोजित हो जाएगा, जिसे हम क्या कहते हैं, आयंस कहते हैं, ठीक है ना। जिसे हम आयंस कहेंगे। जिसपे धन होगा उसे हम क्या कहेंगे, धनायन, ठीक है ना, धनायन। और जिसपे ऋण होगा उसे हम क्या कहेंगे, ऋणायन, ठीक है ना। ये क्या हो जाता है, विद्युत अपघट्ट, किसी भी विद्युत अपघट्ट को जब हम द्रव में घोलेंगे तो उसका प्रत्येक अणु दो भागों में टूट जाएगा, जिसे हम क्या कहते हैं, आयंस कहते हैं। जिस पे धनायन होगा उसे हम क्या कहेंगे, धनायन, और जिस पे ऋणायन होगा उसे हम क्या कहेंगे, ऋणायन। क्लियर है यहाँ तक? आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया। तो ये आयंस, इसका प्रत्येक अणु दो भागों में टूटा, एक धनायन में एक ऋणायन में। तो ये क्या, जब तक हम इलेक्ट्रोड से बैटरी को कनेक्ट नहीं करते, जब तक इन इलेक्ट्रोड देख रहे हैं आप, ये इलेक्ट्रोड दिख रहे हैं, इनसे ये क्या बैटरी कनेक्ट है। अगर हम इस बैटरी को कनेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है ना, ये इसी तरीके से ओपन सर्किट है, ओपन परिपथ है, ठीक है ना, खुला हुआ परिपथ है, तब तक ये आयन क्या करेंगे, धनायन और ये ऋणायन इधर से उधर घूमते रहेंगे, अनियमित रूप से घूमते रहेंगे, ठीक है ना। जैसे ही हम यहाँ पे एक बैटरी कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है ना, जैसे ही हम एक बैटरी कनेक्ट कर देते हैं, हम यहाँ पे ये पॉजिटिव ये माइनस, जैसे ही हम बैटरी कनेक्ट करते हैं तो इसके क्या करेंगे, ये धनायन और ऋणायन, ये क्या करेगा, ऋणायन क्या करेगा, एनोड की ओर भागेगा, ठीक है ना, एनोड की ओर एकत्रित हो जाएगा, यहाँ पे एनोड की ओर आकर्षित होकर यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे ये क्या हो जाता है, जमने लगता है, ठीक है ना। अब जो धनायन था वो किधर भागेगा, ऋणायन की ओर, ठीक है ना। तो जब हम बैटरी कनेक्ट करते हैं तो ऋणायन किधर भागते हैं, एनोड की ओर, और धनायन किधर भागते हैं, कैथोड की ओर। इतना समझ में आ गया। आप धनायन क्या करेंगे, कैथोड की ओर भागेंगे, ठीक है ना, और यहाँ पे जम जाएंगे, ये ऋणायन यहाँ पे जम जाएंगे, और इससे राशा, और इसे क्या करेंगे, इस अपना जो आवेश था, जिसपे धनावेश है, एक पे ऋणावेश है, ठीक है ना, एक पे धनावेश है और एक पे क्या है, ऋणावेश, ठीक है ना। ये धनायन क्या करेगा, ये कैथोड की ओर भागेगा और अपना आवेश देकर यहीं पे जम जाएगा, ठीक है ना, और इससे क्या करेगा, रासायनिक क्रिया, और क्या हो जाएगा, ये आवेशहीन हो जाएगा, ठीक है ना। और ये ऋणायन क्या करेगा, एनोड की तरफ भागेगा, और ये अपना ऋण आवेश, ये आवेश है ना, इस पे ऋण आवेश, ऐसे इलेक्ट्रॉन पे ये लगा देते ना, तो ये अपना आवेश देकर ये भी क्या हो जाएगा, आवेशहीन, और यहाँ पे जम जाएगा, ठीक है ना। तो ये होती है सारी वर्किंग प्रोसेस, ठीक है ना, कार्यविधि एवं सिद्धांत। आप इसी के बेस पे सब कुछ लिख सकते हो। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, वोल्ट मीटर
तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। एक ताम्र वोल्ट मीटर, एक जल वोल्ट मीटर और एक सिल्वर वोल्ट मीटर, ठीक है ना। दोस्तों आई होप आपको समझ में आ गया होगा वोल्ट मीटर क्या होता है। दोस्तों मैं एक बार फिर से रिवीजन करा देता हूँ आपको। वोल्ट मीटर में हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक कांच का ऐसा ले लिया। अब इसमें हम क्या करेंगे, विद्युत अपघट्ट भर देंगे। विद्युत अपघट्ट भर देंगे जैसे कॉपर सल्फेट या CuSO4 या Na2SO4 रहता है, ठीक है ना। ये सब अम्लीय क्षारीय कोई भी विद्युत अपघट्ट हम उसमें पात्र में भर देंगे। अब उसमें क्या करेंगे, दो धातु की प्लेट लगा देंगे। धातु की प्लेट लगाने के बाद हम एक वायर के थ्रू उन प्लेट्स को हम क्या करेंगे, बैटरी से कनेक्ट कर देंगे। इसके बाद क्या होगा, जैसे ही उसमें से धारा प्रवाहित होगी तो जो विद्युत अपघट्ट था वो अपने उसका प्रत्येक अणु अपने आयंस में टूट जाएगा। जिस आयंस पे ऋणावेश होगा उसे हम क्या कहेंगे, ऋणायन, और जिस आवेश पे धनायन होगा, धनावेश होगा, उसे हम क्या बोलेंगे, धनायन, ठीक है ना। तो धनायन जब बैटरी कनेक्ट करेंगे तो धनायन किसकी ओर भागेंगे, कैथोड की ओर, और ऋणायन किधर भागेंगे, एनोड की ओर, ठीक है ना। तो वो अपना आवेश एनोड और कैथोड को देकर क्या करेंगे, आवेशहीन हो जाएंगे और उससे क्या करेंगे, रासायनिक क्रिया करेंगे। अब दोस्तों हम बात करते हैं वोल्टमीटर कितने प्रकार के। तो चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं यहाँ पे वोल्ट मीटर कितने प्रकार के होते हैं। तो वोल्ट मीटर तीन प्रकार के होते हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया था दोस्तों। सबसे पहले कौन सा होता है, ताम्र वोल्ट मीटर, उसके बाद होता है जल वोल्ट मीटर, और उसके बाद सिल्वर वोल्ट मीटर जिसे हम रजत वोल्ट मीटर कहते हैं हिंदी में, ठीक है ना। दोस्तों सबसे पहले हम फर्स्ट वाला पढ़ते हैं ताम्र। दोस्तों यहाँ पे हमने कॉपर वोल्ट मीटर बना दिया है दोस्तों, ताम्र वोल्ट मीटर, ठीक है ना। अब इसे हम समझते हैं। सबसे पहले क्या किया हमने, एक कांच का एक पात्र लिया है, ठीक है ना। ये कांच का एक पात्र लिया, इसमें CuSO4 इसका हमने क्या किया, विद्युत अपघट्ट भरा है इसमें, ठीक है ना। ये विलयन भरा हुआ है इसमें, ठीक है ना। तो दोस्तों अब इसमें क्या किया, दो इलेक्ट्रोड डाल दिए हमने, ठीक है। दो इलेक्ट्रोड किसके, धातु की प्लेटों के। कौन सी धातु के, कॉपर के, ठीक है ना। याद रखना दोस्तों ताम्र वोल्ट मीटर है, तो ताम्र वोल्ट मीटर में हम क्या करेंगे दोस्तों, अच्छे से याद रखना, ताम्र वोल्ट मीटर में हम क्या करेंगे, तांबे मतलब कि कॉपर के ही दो इलेक्ट्रोड लेंगे, दोनों इलेक्ट्रोड हम कॉपर के ही लेंगे, ठीक है ना। तो एक एनोड ले लिया, एक कैथोड ले लिया, ठीक है ना। अब एनोड को मैंने आपको बता दिया था एनोड किसे कहते हैं और कैथोड किसे कहते हैं। दोस्तों जैसे ही हम बैटरी को कनेक्ट करते हैं तो धारा प्रवाहित होकर आती है। दोस्तों ये क्या लगा है, ये एमीटर है। एमीटर क्या करता है, धारा को मेजर करता है, धारा को मापता है, ठीक है ना। ये एमीटर के ऊपर भी मैं आपको क्लास दूंगा बहुत अच्छी से, उसमें समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। अभी इतना समझ लीजिए कि एमीटर केवल क्या करता है, धारा को नापता है, ठीक है ना। जैसे इसमें से धारा प्रवाहित होगी तो इसमें से क्या हुआ है, SO4 और Cu क्या हुआ है, अलग अलग आयंस में टूट चुके हैं। तो अब जैसे ही धारा प्रवाहित होगी तो एनोड क्या है, पॉजिटिव है, एनोड क्या है यहाँ पे, पॉजिटिव। तो इसकी तरफ कौन भागेगा दोस्तों, SO4 जो कि डबल ऋणायन है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, SO4 एकत्रित होने लगेगा, जो सल्फेट एकत्रित होने लगेगा, ठीक है ना। ये अपना आवेश देकर आवेशहीन हो जाएगा और यहाँ पे एकत्रित हो जाएगा। इससे क्या करेगा, रासायनिक क्रिया करेगा, ठीक है ना। सेम ऐसे ही क्या करेगा, यहाँ पे ये कौन सा है, कैथोड है, इस पे क्या है, ऋणायन, कैथोड पे क्या है, ऋणायन। तो इसकी ओर क्या भागेगा, कॉपर जो कि डबल धनायन है, Cu क्या है, डबल धनायन, ठीक है ना। तो ये अपना आवेश इस इलेक्ट्रोड को देकर, कैथोड को अपना आवेश देकर क्या करेगा, ये भी आवेशहीन हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एकत्रित होने लगेगा, ठीक है ना। अपना आवेश देकर आवेशहीन हो जाएगा, यहाँ पे एकत्रित हो जाएगा। इसके बाद ये क्या करेगा, इससे रासायनिक क्रिया करेगा। इतना आपको समझ में आएगा। इसके बाद ये धारा प्रवाहित होती है, तो यहाँ पे क्या है, ये क्या है, कुंजी है, ये K4 कुंजी, यहाँ पे कुंजी है। इससे क्या क्या हो सकता है कि हम बैटरी को हटाए बिना परिपथ को बंद कर चालू कर, मतलब ये एक स्विच है, ये बंद चालू करने का, ठीक है ना, ऑन ऑफ करने का ये स्विच है, क्लियर है। अब इसके बाद आपको ये दिख रहा होगा, ये RH क्या है, एक वेरिएबल रेजिस्टेंस। इससे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे रेजिस्टेंस कम या ज्यादा करके वोल्टेज कम ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है ना। इतना समझ में आ गया है, मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो ताम्र वोल्ट मीटर की यही वर्किंग प्रोसेस होती है, आप अच्छे से लिखना। उसमें से सबसे पहले लिखना है कि कांच का हम पात्र लेते हैं जिसमें हम CuSO4 का विलयन भर लेते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम क्या करते हैं, दो कॉपर के इलेक्ट्रोड लेते हैं जिन्हें हम एमीटर और कुंजी की सहायता से एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है ना। जैसे ही उसमें हम धारा प्रवाहित करते हैं तो कॉपर और सल्फेट के जो आयंस में विभाजित हो चुका है, तो वो क्या करता है कि जो SO4 है वो एनोड की ओर भागने लगता है, एनोड पे एकत्रित हो जाता है, आवेश अपना इसे देकर आवेशहीन हो जाता है, और कॉपर क्या कैथोड पर एकत्रित हो जाता है, अपना आवेश देकर आवेशहीन हो जाता है, ठीक है ना। इतना समझ में आ गया। इस तरीके से आप इसकी वर्किंग पूरी लिख सकते हो। अब हम इसमें जो रासायनिक अभिक्रिया है वो से समझ लेते हैं। कॉपर सल्फेट,
CuSO4, ठीक है ना। ये कैसा वियोजन होगा, इसका वियोजन देखते हैं, ठीक है ना। जल में हम इसे घोलेंगे तो क्या होगा इसका, ठीक है, CuSO4, ठीक है ना। अब मैंने आपको बता दिया यहाँ पे कॉपर अलग हो जाएगा और सल्फेट अलग हो जाएगा, ठीक है ना। Cu इस पे क्या रहती है, पॉजिटिव चार्ज रहते हैं, 2 धनायन रहते हैं, ठीक है ना। प्लस SO4 इस पे क्या रहते हैं, 2 ऋणायन, ठीक है ना। इस तरीके से इसका वियोजन हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब देखते हैं जैसे जैसे हम कार्यविधि लिखते जाएंगे तो उसमें हम क्या लिखेंगे दोस्तों, जैसे हम जब इसे बैटरी को कनेक्ट करते हैं, ठीक है ना, बैटरी को कनेक्ट किया और एमीटर के थ्रू यहाँ पे विद्युत धारा प्रवाहित हुई, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, ये क्या है, एनोड, इस पे क्या है, कॉपर का एनोड है, इस पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, मतलब प्लस, ये प्लस वाला है, तो इसकी ओर कौन सा आएगा, SO4, ये माइनस वाला आएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से SO4 कहाँ पे जाएगा, जब बैटरी को कनेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है ना, जब बैटरी को कनेक्ट कर दिया जाता है, विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है, तो एनोड की ओर सल्फेट के आयंस अपने आप आकर्षित होने लगते हैं और ये क्या करेंगे, अपने इलेक्ट्रॉन देकर आवेशहीन, अपना आवेश किसे दे देंगे, इसको, एनोड को देकर आवेशहीन हो जाएंगे, ठीक है ना, और यहाँ पे एकत्रित हो जाएंगे। तो कैसे होते हैं, SO4 ये अपने आवेश देगा, इस पे क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन चार्ज है, तो ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स ये छोड़ देगा और क्या हो जाएगा, प्लस SO4 आवेशहीन हो चुका है। सेम इसी सिचुएशन, इसी के समान हम क्या देखते हैं यहाँ पे दोस्तों, ये क्या है, कैथोड, ये क्या है दोस्तों, ऋणायन है। अब यहाँ पे क्या बचा, कॉपर Cu, ये क्या है, डबल धनायन, डबल पॉजिटिव, ठीक है ना। अब ये क्या करेगा दोस्तों, जैसे ही कैथोड की ओर जाएगा कॉपर, जैसे ही कैथोड की ओर जाएगा, ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, किससे, इससे, कैथोड से, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स अब लेकर ये क्या हो जाएगा, Cu, ये हो जाएगा आवेशहीन, ठीक है ना। इस तरीके से और यहाँ पे क्या एकत्रित होने लगेगा, फिर इससे रासायनिक क्रिया हो, ठीक है ना। ये रासायनिक क्रिया है इसकी। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, आई होप आपको अच्छी लगी होगी ये वीडियो, तो आप अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं दोस्तों। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो प्लीज़ सपोर्ट करिए और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए तथा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए यार, क्योंकि अभी दोस्तों बहुत ही कम सब्सक्राइबर हुए हैं, ना तो आप सब्सक्राइब करते हो ना ही शेयर करते हो।